हेलो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ आशीष गुप्ता एंड आज हम बच्चों एक लेक्चर शुरू करने वाले हैं पावर फैक्टर के ऊपर। तो आज का टॉपिक है आपका पावर फैक्टर विथ प्योरली कैपेसिटिव लोड। सही है। तो हम बच्चों उससे पहले हमने एक दो लेक्चर स्टार्ट कर दिए थे। तो सबसे पहले हमने पावर फैक्टर के बारे में डिस्कस किया था। उसके बाद हमने पावर फैक्टर विद आर लोड के बारे में डिस्कस किया था। उसके बाद हमने पावर फैक्टर विद एल लोड के बारे में डिस्कस किया था। और आज हम करेंगे पावर फैक्टर विद सी लोड। तो है क्योंकि इन इलेक्ट्रिकल के अंदर हम 3 लोड का यूज़ करते हैं। तो आज ये हमारा लास्ट लोड है। इसके बाद मैं आपको डिफरेंट टाइप के कॉम्बिनेशंस बताऊंगा कि आर एल लोड, आर सी लोड, आर एल सी लोड। और उसमें हम ये देखेंगे कि जब आप कैपेसिटेंस लगाते हो तो पावर फैक्टर कैसे इंक्रीज़ होता है, और जब आप कैपेसिटेंस नहीं लगाते हो तो पावर फैक्टर कैसे डिक्रीज़ होता है। क्यों, है ना। तो सबसे ख़ास बात ये मानी जाती है कि कैपेसिटेंस का यूज़ केवल पावर फैक्टर को इम्प्रूवमेंट करने के लिए किया जाता है, पावर फैक्टर को हाई करने के लिए किया जाता है। क्योंकि आपका यदि पावर फैक्टर हाई होगा तो आप मशीन्स की परफॉर्मेंस पर बहुत अच्छा असर पड़ता है। क्योंकि आपका फार्मूला क्या होता है बेसिक, P = VI cos φ। तो जहाँ पर cos φ जो है ये आपका पावर फैक्टर है। यदि आपका पावर फैक्टर लो है तो करंट इंक्रीमेंट हो जाएगा, जो मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया है। सही है। तो आज हम ज़्यादा डिस्कस ना करते हुए हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट पर जाएंगे कि कैपेसिटेंस कैसे यूज़ होता है। सही है। तो सबसे पहले इस डायग्राम के अंदर आप बच्चों देखना कि हमने यहाँ पे कैपेसिटेंस लगाया हुआ है, जिसे हम कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसकी वैल्यू है 40 ओम, है ना। और यहाँ पे हमने एसी वोल्टेज सोर्स लिया हुआ है कि 240 वोल्ट मैग्नीट्यूड है और 0 डिग्री एंगल है, और 50 हर्ट्ज इसकी फ्रिक्वेंसी है। और हमें आई हमें डिटरमाइन करना है। तो बच्चों इन क्वेश्चंस आपके दो तरह के बन सकते हैं। आपका एक्स तो गिवन है ना, या आपका सी गिवन होगा। दोनों में से कोई एक फॉर्मूला आपका पेपर में दिया होगा। तो सपोज़ आपका एस सी के जगह पर सी दिया हो तो आप क्या फार्मूला लगाओगे। आपका फार्मूला होता है SC = 1/ω/c। सही। तो आप यहाँ पे क्या यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे यूज़ कर सकते हो SC = 1/2πfc। सही है। तो इस यदि यहाँ पे सपोज एस सी के स्थान पर सी दिया हो तो आप यहाँ पे एस सी डिटरमाइन कर सकते हो, और आप इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर जो ये हमने दोनों फॉर्मूले लिखे हुए हैं। तो फॉर्मूले आप केवल क्वेश्चन आपके इसमें दो प्रकार के बन सकते हैं। जब क्वेश्चन में एक्स सी दिया हो तो आप डायरेक्ट फार्मूला लगा दो। यदि आपका एस सी नहीं दिया हो तो वहाँ से आप SC = 1/2πfc से XC डिटरमाइन कर लीजिए। क्योंकि जब आपका XC आपका जब गिवन होता है तो आप उससे ईजिली तरह से करंट या वोल्टेज को डिटरमाइन कर सकते हो। सही है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम अब I की वैल्यू को निकालेंगे। सही। तो अब हम इसके नेक्स्ट जो स्लाइड है उस पर चलते हैं, और नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि हम किस तरह से आई को निकाल सकते हैं। तो ये हमारा एसी सर्किट है, क्योंकि एसी सर्किट्स के अंदर एल और सी दोनों यूज़ होते हैं और आर यूज़ होता है। डीसी सर्किट्स के अंदर ओनली आर यूज़ होता है, क्योंकि एक्स जो कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस होते हैं वो फ्रिक्वेंसी के ऊपर डिपेंड होते हैं। सही है। और रेजिस्टेंस आपका फ्रिक्वेंसी के ऊपर डिपेंड नहीं होता, और डीसी के अंदर आपकी फ्रिक्वेंसी 0 होती है। इसी की वजह से आप इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस दोनों एलिमेंट आप डीसी में यूज़ नहीं कर सकते। सही। क्योंकि आपने फॉर्मूले में देख रखा है एक्सएल = क्या होता है, 2πfl। एफ यहाँ पे फ्रिक्वेंसी है जो फ्रिक्वेंसी के ऊपर डिपेंड है। SC क्या होता है, 1/2πfc। तो जो कैपेसिटर है वो भी फ्रिक्वेंसी के ऊपर डिपेंड है। डीसी के अंदर जो डीसी सोर्स होता है, डीसी के अंदर आपकी फ्रिक्वेंसी 0 होती है, जिसकी वजह से आपका इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस दोनों यूज़ नहीं करते, दोनों काम नहीं कर सकते। सही। तो केवल डीसी में आप केवल रेजिस्टेंस का यूज़ करते हो, कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस आप दोनों का यूज़ नहीं करते हो। तो हम इन एसी सर्किट्स के अंदर अब हम डिटरमाइन करेंगे कि करंट को हम कैसे डिटरमाइन करें। तो हम यहाँ पे हमने आपके 3-4 स्लाइडें
आपका कंटिन्यू दिखा देता हूँ। तो इस स्लाइड में अब आपको ये पता चलेगा कि सिंपल आपका फार्मूला क्या होता है, V इक्वल्स टू आई जेड इन AC, जहाँ पर V आपका वोल्टेज है, I आपका करंट है और Z आपका इम्पीडेंस है। जब आपके तीनों एलिमेंट होते हैं रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस, तो आप डायरेक्ट फार्मूला लगाते हो Z इक्वल्स टू R प्लस JX, जहाँ पर X जो है वो इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। X इक्वल्स टू XL माइनस XC। सही, XL क्या होता है, इंडक्टिव, और XC क्या होता है, कैपेसिटिव। सही, तो यहाँ पे हम केवल कैपेसिटिव का यूज़ कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि यहाँ पे R आपका 0 है और XL आपका 0 है, ये दोनों एलिमेंट आपके 0 हैं। तो इसकी वजह से अब आप क्या करोगे बच्चों, जो आपने ये वाला फॉर्मूला यूज़ करा हुआ है पूरा का पूरा, ये फॉर्मूला आपने इस x के स्थान पर रख दिया। सही, जैसे आपने इस x के स्थान पर ये पूरी फॉर्मूला रख दिया तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा V इक्वल्स टू आई R प्लस जे एक्सएल माइनस XC। तो Z क्या है आपका, R प्लस जे एक्सएल माइनस XC। सही, वो आप देख सकते हैं, सिंपल है बिल्कुल। इसके बाद हमारा क्या है कि हमारा R और XL दोनों 0 हैं, तो आपकी ये टर्म भी 0 हो जाएगी R, और जो XL है ये टर्म भी 0 हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको बचेगा केवल माइनस के JXC। तो आपका V इक्वल टू हो जाएगा I माइनस के JXC। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें I निकालना है, तो I इक्वल टू V अपॉन माइनस के JXC, क्योंकि I के मल्टीप्लाई में है माइनस JXC, तो हम I की वैल्यू को डिटरमाइन करेंगे तो ये टर्म डिवाइड में चली जाएगी। तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा I इक्वल टू V अपॉन माइनस JXC। अब इस फॉर्मूले के अंदर आप देखना, आपको वोल्टेज गिवन है 240 वोल्ट 0 डिग्री एंगल, तो हमने यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू रख दी। XC की वैल्यू गिवन है 40 ओम, तो हमने 40 रख दिया और माइनस के J। तो जब हम सिंपल अब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को, तो सिंपल आप क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आप देखोगे कि इस 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 4 6 24 हो जाएगा, तो टोटल आंसर आ जाएगा 6 मैग्नीट्यूड 0 डिग्री एंगल। अब यहाँ पे क्या टर्म बची, यहाँ पे आपकी टर्म बचेगी माइनस के J, यहाँ आपकी माइनस के J बचेगी। तो माइनस J की वैल्यू क्या होती है, जो आप J यूज़ करते हो, तो J का क्या वैल्यू होती है, J इक्वल टू 1 मैग्नीट्यूड 90 डिग्री एंगल। सही है। अब हमारा क्या है बच्चों, माइनस J है, तो माइनस J में आपका क्या हो जाएगा 1 मैग्नीट्यूड माइनस के 90 डिग्री एंगल। माइनस के 90 डिग्री एंगल क्यों लिया, क्योंकि जो ये माइनस का साइन लगा हुआ है ये आपका एंगल के अंदर आएगा, नॉट मैग्नीट्यूड, इसमें नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा मैं आपको ये भी बता देता हूँ, यहाँ पे मैं इसका रीज़न बता देता हूँ कि आप यहाँ पे क्यों यूज़ नहीं कर सकते। अभी मैं थोड़ा इसे सेट कर दूँ बच्चों, जल्दी सेट हो जाओ। अब हम देखेंगे इसकी जगह पर यहाँ पे हम देखेंगे कि ये हम कैसे लेके आए। ये हम ऐसे लेके आए यहाँ पे कि जब आप J की वैल्यू निकालोगे, जब आप J की वैल्यू निकालोगे, मैग्नीट्यूड निकालोगे, तो क्या होता है 1 प्लस 0, तो ये 1 आ जाएगा, है ना। जब आप थीटा निकालते हो तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स माइनस tan इनवर्स हो गया V अपॉन A। सही है। तो यहाँ पे जो है माइनस J है, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या है, ये यहाँ पे ये आपका कौन सी पैसिव पावर है, एक्टिव पावर आपकी 0 है। किस फॉर्म में है बच्चों, फिर आप देखना यहाँ पे एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि ये आपका किस फॉर्म में है, ये आपका फॉर्म में है 0 माइनस J। सही। तो आप जब इसकी एक्टिव पावर, जब आप इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, रूट में 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर। तो टोटल जो इसका आंसर आएगा वो आ गया 1, ये आपका 1 आ गया। अब माइनस के 90 डिग्री एंगल कैसे आएगा, क्योंकि थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan इनवर्स हो जाएगा tan इनवर्स माइनस J मीन्स 1 अपॉन 0, तो जिसकी वजह से आपका माइनस के 90 डिग्री आएगा। सही। तो इसलिए आपका यहाँ पे माइनस के 90 डिग्री आएगा, मैग्नीट्यूड में आपका माइनस नहीं आएगा। तो यहाँ पे आप बच्चों ध्यान से देखना कि जब आपने माइनस J की वैल्यू 1 माइनस के 90 डिग्री वैल्यू पुट करी, तो इसका आंसर आ जाएगा पूरा, हमने यहाँ पे J की वैल्यू पुट कर दी,
तो 60 डिग्री तो आपका वोल्टेज है जो हमने इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करा है, और यहाँ पे हमने जे की वैल्यू पुट कर दी। इसके बाद आपके आई की वैल्यू आ जाएगी 690 डिग्री और वोल्टेज आपका 240 डिग्री। सही है। 90 डिग्री कैसे आएगा, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया हुआ था कि जब आपका एंगल डिवाइड में होता है तो ये क्या हो जाता है, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा θ1 माइनस θ2। सही। तो यहाँ पे क्या है, माइनस θ2 है, जब माइनस 90 डिग्री है तो माइनस 90 डिग्री क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। सही। तो यहाँ पे जो 90 डिग्री है वो आएगा आपका प्लस में। तो आपकी जो टोटल वैल्यू आ गई, टोटल वैल्यू आपकी आ जाएगी 690 डिग्री एम्पियर प्लस में। जब आप एल लोड का यूज़ करते हो तो वहाँ पे 90 डिग्री माइनस में आती है। इसका मतलब यह है कि जब आप वोल्टेज को रेफरेंस पॉइंट लेते हो तो करंट एल लोड में नीचे जाती है और सी लोड में करंट ऊपर आती है। तो जिसका मतलब है लैगिंग। इसका मतलब यह है कि जब आप वोल्टेज को रेफरेंस पॉइंट लेते हो तो आई आपकी ऊपर की साइड जाएगी, जिसे हम कहते हैं लीडिंग के अंदर करंट आगे जाती है, मीन्स प्लस टाइम, क्योंकि यहाँ पे एंगल आपका प्लस है ना। क्योंकि आप दोनों में कंपैरिजन करके देखना, जो आपका एल लोड यूज़ हुआ है तो एल लोड में क्या आया था, एल लोड में जो करंट की वैल्यू आई थी वो ये आई थी 6 माइनस 90 डिग्री, 6 माइनस 90 डिग्री एंगल ये आया था आपका। ये माइनस 90 डिग्री मतलब पीछे जा रही है, और यहाँ पे प्लस 90 डिग्री है मतलब करंट आगे जा रही है। तो ये टर्म आपकी लैगिंग है, सॉरी लीडिंग, ये वाली टर्म आपकी लीडिंग है और ये टर्म आपकी लैगिंग है। जो इससे आप ये कह सकते हो कि जब हम कैपेसिटेंस का यूज़ करते हैं तो करंट लीडिंग होती है, जब एल लोड इंडक्टेंस का यूज़ करते हैं तो करंट आपकी लैग होती है। तो ये समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। अब हम इसके आगे स्लाइड पे चलते हैं। इसके आगे स्लाइड क्या कहती है हमारी, इसकी आगे की स्लाइड हमारी ये, पहले हम इसे सेट कर देते हैं थोड़ा सा। अब आगे की स्लाइड हमारी ये कहती है इसके आगे कि अब हम स्टेप 2 निकालेंगे। स्टेप 2 हमारी कहती है अपरेंट पावर। स्टेप 2 हमारी अपरेंट पावर कहती है, और अपरेंट पावर आपका जो यूज़ होती है, अपरेंट पावर हम देखते हैं बच्चों क्या कहती है अपरेंट पावर का फॉर्मूला क्या होता है, एस इक्वल्स टू वी क्रॉस आई। वी की वैल्यू आपको पता है 240 डिग्री एंगल, आई की वैल्यू पता है 690 डिग्री एंगल। जब आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 240 क्रॉस 6 कितना हो जाएगा, 1440। सही। लेकिन मल्टीप्लाई 0 डिग्री एंगल और 90 डिग्री एंगल मल्टीप्लाई में है, तो मैंने बताया था कि जब दो एंगल मल्टीप्लाई में होते हैं तो हम उसे ऐड करते हैं। सही है। यहाँ पे हमने एंगल को ऐड कर दिया तो कितना हो जाएगा, 0 डिग्री प्लस 90 डिग्री, तो यहाँ पे आ जाएगा टोटल 90 डिग्री एंगल। तो आपकी जो अपरेंट पावर है वो कितना हो गया, 1440 90 डिग्री एंगल वी ए, क्योंकि जो अपरेंट पावर की यूनिट क्या होती है, वी ए, तो यहाँ पे वी ए आ गया है ना। जब आपका एंगल डिवाइड में होता है तो आप इसे क्या लिखते हो, इसे लिखोगे आप, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे लिखोगे θ1 माइनस θ2। ये आपका फार्मूला, ये दो फार्मूले आप बच्चों ध्यान रखना। तो इसका सेंस क्या है कि अपरेंट पावर इज द मल्टीप्लाई ऑफ RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड करंट विथ प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। सप्लाई रिएक्टिव पावर विद द करंट वेव फॉर्म लीडिंग का मतलब खुद सोच लो कि यहाँ पे जो एंगल है ये है प्लस। जब एल लोड का यूज़ करा था तो यहाँ पे माइनस आया था, तो दिस इज द लैगिंग। सही। तो ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट होता है जब आप कैपेसिटिव लोड का यूज़ करते हो। और हमेशा एक चीज़ का ध्यान और रखना, इस क्वेश्चन के अंदर मेन पॉइंट है कि जब आप कैपेसिटेंस का यूज़ करते हो तो सबसे मेन पॉइंट है कि प्योरली कैपेसिटिव सर्किट सप्लाइज रिएक्टिव पावर। सही है, नॉट डिलीवर्ड, सप्लाई रिएक्टिव पावर, ये मेन पॉइंट है इसका, है ना। तो अब इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पर जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि एक्टिव पावर क्या होती है। तो एक्टिव पावर का फॉर्मूला क्या होता है आपका, VI cos phi। एक्टिव पावर का फॉर्मूला है आपका VI cos phi। तो अब हम इसके आगे देखेंगे, इसके आगे क्या प्रोसेस है इसका, है ना। अब आप बच्चों यहाँ पे देखना कि आपका फाई माइनस की 90 डिग्री क्यों है। फाइन माइनस की 90 डिग्री इसलिए है क्योंकि आपका फॉर्मूला क्या होता है, आपका फॉर्मूला यहाँ पे मैं पहले इसे रफ कर देता हूँ। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि माइनस की 90 डिग्री हमने कैसे लिया, क्योंकि ये आपका टोटल फेस है, ये टर्म आपका टोटल फेस है। टोटल फेस मीन्स फेस डिफरेंस क्या होता है, थीटा इक्वल्स टू θ1 माइनस θ2, ये आपका फेस डिफरेंस होता है।
सही है। तो थीटा जब आप निकालोगे तो वोल्टेज का फेस डिफरेंस कितना है 0 डिग्री, करंट का फेस डिफरेंस कितना है प्लस के 90 डिग्री, प्लस के 90 डिग्री है और हम फेस डिफरेंस निकाल रहे हैं तो आपका थीटा कितना हो जाएगा 0 डिग्री माइनस के 90 डिग्री इक्वल्स टू माइनस 90 डिग्री। जब आपने एल लोड यूज़ करा था तो यहाँ पे प्लस आया था, यहाँ है ना प्लस आया था। जब आप कैपेसिटिव लोड यूज़ करते हो तो आपका फेस डिफरेंस आपका माइनस में आएगा, तो आपका ये टोटल माइनस में आ गया, है ना। सही, तो ये इन थोड़ा छोटे छोटे पॉइंट को ध्यान रखना कि जो जब आप टोटल फेस निकालते हो तो वो दो फेस का फेस डिफरेंस होता है, वोल्टेज का फेस डिफरेंस और जो करंट का फेस डिफरेंस। तो आप इजीली तरह से आप वोल्टेज और करंट का टोटल फेस डिफरेंस निकाल सकते हो। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए। वैल्यू क्या आएगी, वोल्टेज की वैल्यू 240 है, करंट की वैल्यू 6 और फाई आपका 90 माइनस 90 डिग्री है, तो कॉस माइनस 90 जीरो होता है, ये जीरो हो जाएगा। जब आप जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल पावर आपको जीरो आ जाएगी। इसका सेंस क्या है कि दी फेस डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इज माइनस के 90 डिग्री। ये समझ में आ गया माइनस के 90 डिग्री कैसे आया, क्योंकि फाई इक्वल्स टू थीटा 1 माइनस थीटा 2। थीटा 1 आपका 0 डिग्री है बिकॉज वोल्टेज का फेस डिफरेंस है, वोल्टेज का फेस है। 90 डिग्री प्लस के वो करंट का फेस डिफरेंस है, तो 0 डिग्री माइनस के 90 डिग्री इक्वल्स टू माइनस के 90 डिग्री आ जाएगा। दिस शोज दैट इन केस ऑफ पावर प्योर कैपेसिटिव सर्किट द टोटल पावर ऑफ द सर्किट वुड बी जीरो। टोटल पावर आपकी जीरो आ जाएगी वैन कॉस माइनस के 90 डिग्री इक्वल्स टू जीरो। सही, तो ये सिंपल आपको पता है कि जब आप कैपेसिटिव सर्किट यूज़ करते हो, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट यूज़ करोगे तो वहाँ पे आपको पावर भी जीरो मिलेगी, एक्टिव पावर आपको वहाँ जीरो मिलती है। सही है, तो इसका मतलब क्या है कि कैपेसिटिव लोड भी रिएक्टिव पावर को स्टोर करता है। कैपेसिटिव लोड केवल रिएक्टिव पावर देता है, बट दोनों में डिफरेंस है, वो हम आगे वेव फॉर्म में देखेंगे क्या डिफरेंस है दोनों में, एल लोड में और सी लोड में। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे हम पैसिव पावर निकालते हैं कि पैसिव पावर हम कैसे निकालेंगे। पैसिव पावर को निकालने के लिए आपका फॉर्मूला क्या होता है, Q इक्वल्स टू वी आई साइन फाई। सही है, Q इक्वल्स टू वी आई साइन फाई। तो आपका ये आपको पता है फाई इक्वल्स टू माइनस के 90 डिग्री है, वो हम पहले बता चुके हैं आपको। अब ये सारी वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए। Q इक्वल्स टू वी की वैल्यू 240 है, I की वैल्यू 6 है और साइन माइनस के 90 डिग्री क्या होता है आपका माइनस 1, तो ये माइनस 1 आ जाएगा। इसमें इट मीन्स माइनस 1440 VAR। ये आपकी टोटल रिएक्टिव पावर आ गई। सही, VAR इसकी यूनिट होती है। जब आप एल लोड का यूज़ करते हो तो वहाँ पे जो एल लोड होता है वहाँ पे प्लस आती है Q और सी लोड के अंदर माइनस Q आती है। सही, तो अब हम इसका रीजन बताएंगे कैसे, आगे देखेंगे इसका रीजन कि ये कैसे होता है। तो पहले हम पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद जब इसकी वेवफॉर्म देखेंगे तो हम इसके बारे में बताएंगे आपको कि ऐसा क्यों होता है। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में हमने देखा कि अपरेंट पावर जब हम निकालेंगे, अपरेंट पावर का फॉर्मूला क्या होता है। अपरेंट पावर का फॉर्मूला यहाँ पे हमने यूज़ करा सिंपल, एस इक्वल्स टू पी प्लस जे क्यू, जहाँ पर एस आपका अपरेंट पावर है, पी आपका एक्टिव पावर है, क्यू आपका रिएक्टिव पावर है। तो पी तो आपका 0 वॉट है, क्यू आपका माइनस के 1440 VAR है। जब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो पी की वैल्यू 0 रखी, क्यू की वैल्यू माइनस के 1440 रखी, तो अपरेंट पावर कितना आ गया माइनस J1440 VA। तो एस इक्वल्स टू क्यू है ना। इसका मतलब जो यहाँ पे अपरेंट पावर है वो यहाँ पर रिएक्टिव पावर के इक्वल है। मीन्स जब आप प्योरली कैपेसिटिव सर्किट यूज़ करते हो तो यहाँ पे केवल रिएक्टिव पावर ही मिलती है, एक्टिव पावर नहीं मिलती। सही, तो रिएक्टिव पावर हर मशीन्स के लिए हार्मफुल है। इसका मतलब इट मीन्स आप ना ही प्योरली इंडक्टिव लोड यूज़ करोगे ना ही प्योरली कैपेसिटिव लोड यूज़ करोगे आप जब, क्योंकि आज के टाइम पे हर सर्किट प्योरली इंडक्टिव लोड है, सॉरी नॉट प्योरली, आज के टाइम पे हर इलेक्ट्रिकल का हर पार्ट हर सर्किट इंडक्टिव लोड के ऊपर चलता है। तो इंडक्टिव लोड की सबसे ज़्यादा परेशानी की बात यह है कि जब आप इंडक्टिव लोड यूज़ करते हो तो करंट वहाँ पे लैगिंग हो जाती है, पावर फैक्टर उसका लैगिंग हो जाता है। तो लैगिंग का मतलब क्या है कि जब पैसिव पावर एक जगह कलेक्ट होती है तो उससे काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंसेस क्रिएट होने लगते हैं, और इस डिस्टर्बेंस को रिमूव करने के लिए हम कैपेसिटेंस का यूज़ करते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा जब आप एल लोड का यूज़ करते हो तो उसकी पावर क्यू आई है प्लस क्यू, जब आपने कैपेसिटेंस यूज़ करा तो उसकी पावर आई है माइनस क्यू। ये कैपेसिटेंस है, ये इंडक्टेंस है। जब आप इन दोनों पैसिव एलिमेंट का यूज़ करोगे एक ही सर्किट में तो ये दोनों पैसिव पावर प्लस क्यू माइनस क्यू एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाती हैं,
जिससे आपको केवल एक्टिव पावर मिलती है। इट मीन्स पैसिव पावर मिलती है लेकिन पैसिव पावर बहुत कम मिलती है। जैसे कि जब प्योरली कैपेसिटिव जब आप केबल इंडक्टिव लोड यूज़ करोगे तो उसमें पैसिव पावर ज़्यादा होगी। जब उसके साथ आप कैपेसिटेंस लगाते हो तो वहाँ पर रिएक्टिव पावर थोड़ी कम जनरेट होती है। क्यों? क्योंकि प्लस रिएक्टिव पावर और माइनस रिएक्टिव पावर आपस में कैंसिल आउट कर देती हैं। वो मैंने पावर फैक्टर में डिस्कस कर रखा है। सही, तो इसके आगे ये समझ में आ गया प्लस क्यू माइनस क्यू का क्या है। अब एक चीज़ ध्यान रखना कि यदि यहाँ पे सपोज कैपेसिटेंस की वैल्यू भी प्लस क्यू आती और इंडक्टेंस की वैल्यू भी प्लस क्यू आती, तो इसका मतलब क्या होता कि दोनों, जब आप इंडक्टेंस के साथ कैपेसिटेंस लगाते तो दोनों रिएक्टिव पावर ऐड हो जाती और यहाँ पे आपको बहुत हाईएस्ट रिएक्टिव पावर मिलती जिसे हम कहते हैं 2Q। यदि, क्योंकि इंडक्टेंस भी रिएक्टिव पावर देता है, कैपेसिटेंस भी रिएक्टिव पावर देता है, यदि दोनों एक ही रिएक्टिव पावर जनरेट करती हैं, मैं प्लस क्यू या प्लस क्यू, या कैपेसिटेंस इंडक्टेंस भी प्लस क्यू देती या कैपेसिटेंस इंडक्टेंस भी माइनस क्यू देती, तो यहाँ पे जब प्लस प्लस होता तो टू हो जाता, यदि माइनस माइनस होता तो -2Q हो जाता। इसका सेंस ये है कि यदि 10 रिएक्टिव पावर जनरेट हो रही है तो 2 × 10 20 रिएक्टिव पावर ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट हो जाती, क्योंकि रिएक्टिव पावर क्या होती है? अनयूजफुल पावर, जिसका आप यूज़ ही नहीं कर सकते, है ना। वो मशीन्स के अंदर घूमती रहती है और जितनी ज़्यादा रिएक्टिव पावर जनरेट होगी मशीन्स के अंदर डिस्टर्बेंसेस उतने ज़्यादा क्रिएट हो जाएंगे। सही है, इसी मारे हमने ये बताया है कि इसी मारे सर्किट के अंदर ये सबसे अच्छा खास बात है कि कैपेसिटिव के अंदर माइनस की रिएक्टिव पावर जनरेट होती है और इंडक्टेंस के अंदर प्लस के रिएक्टिव पावर जनरेट होती है, जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाती हैं और सारी की सारी सप्लाई रेजिस्टेंस के पास चली जाती है, जिसे हम एक्टिव पावर कहते हैं। सही है, इसलिए होता है एक्सएल माइनस एक्सी। मेन रीजन इसका यही है, एक्सएल माइनस एक्सी। सही है, तो यदि यहाँ पे प्लस हो जाता तो सबसे बड़ी परेशानी क्या होती कि रिएक्टिव पावर दोनों ऐड हो जाती। रिएक्टिव पावर यदि ऐड हो जाती तो वो आपकी मशीन के लिए हार्मफुल है। सही, तो ये चीज़ समझ में आ गई बच्चों। अब हम इसके आगे देखते हैं कि आगे का प्रोसेस क्या है। तो सबसे जब आप प्योरली कैपेसिटिव लोड यूज़ करते हो तो अपरेंट पावर प्योरली पैसिव पावर के बराबर होती है। अब हम इसके आगे देखते हैं कि इसके आगे क्या कहते हैं। ये अब हम पावर फैक्टर निकालेंगे। पावर फैक्टर हम काफ़ी बार निकाल चुके हैं, तो ये हम जल्दी से निकालते हैं कि cos पाई आपका क्या होगा, P/S। P आपका 0 है और जो आपका S है माइनस के 140 है, तो यहाँ आपका पावर फैक्टर आपको यहाँ पे 0 मिलेगा। पावर फैक्टर 0 मिलने का वजह क्या है? क्योंकि यहाँ पे आपकी एक्टिव पावर 0 है। तो ये जैसे आपकी एक्टिव पावर मिली तो क्या कह रहा है, पावर फैक्टर इज 0। देखना, पावर फैक्टर इज 0, लीडिंग पावर फैक्टर। क्यों? क्योंकि आई की वैल्यू क्या है, 6। आई की वैल्यू कितनी आई थी, 6 प्लस के 90 डिग्री एंगल। तो ये प्लस साइन जो शो हो रहा है ये लीडिंग पावर फैक्टर का हो रहा है, मीन्स करंट आगे जा रही है ना। और जो जब आप एल लोड यूज़ करते हो तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों, यहाँ पर ऐसा होता है कि एल लोड के अंदर करंट पीछे जाती है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना, -Q। जो आपका एल लोड होता है यहाँ पे होता है +Q, और जब सी लोड होता है तो यहाँ पर आप यूज़ करते हो -Q, जिसकी वजह से जब आप ये दोनों सर्किट एक दूसरे के साथ यूज़ करोगे तो रिएक्टिव पावर आपस में कैंसिल आउट हो जाती हैं। अब यहाँ पे देखना, व्हेन लोड इज प्योरली कैपेसिटिव टू सप्लाई रिएक्टिव पावर विद 90 डिग्री लीडिंग। सही है, तो ये मेन पॉइंट है आपका। ये यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया। अब हम इसके आगे चलते हैं कि इसके आगे का क्या प्रोसेस है। अब सबसे ज़्यादा अब हम इसकी वेवफॉर्म को देखेंगे। इसकी वेवफॉर्म आपने देखी यहाँ पे कि जब आपका -Q है, -Q रिएक्टिव पावर जनरेट कर रहा है कैपेसिटेंस, तो Q आपका नीचे आएगा। अब देखो बच्चों क्या होगा कि आपका ये टर्म तो आपकी एक्टिव पावर है, ये टर्म आपकी पैसिव पावर है क्योंकि माइनस में है, ये टर्म आपकी अपरेंट पावर है। अपरेंट पावर मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ एक्टिव पावर एंड कॉम्बिनेशन एंड पैसिव पावर, इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो होता है आपका अपरेंट पावर होता है। सही, तो जब आपका एक्टिव पावर 0 हो जाएगी तो जितना यहाँ पे पैसिव पावर है उतनी ही आपकी अपरेंट पावर क्रिएट होगी, तो ये मशीन के लिए हार्मफुल है। अब मैं दोनों में डिफरेंस बता देता हूँ कि मेन रीजन क्या है इन दोनों का, कि ये आपकी एक्टिव पावर है। सही है, इन कैपेसिटेंस में इलेक्ट्रिव पावर आपकी 0 आती है, नीचे आती है। सही है, -QC। जब आप एल लोड लगाते हो तो यहाँ पे आपकी जो अपरेंट पावर आती है ये प्लस में आती है, +QL, ये -QC। सही, तो इसकी वजह से क्या होता है कि जब आप यहाँ पे C और L दोनों को एक साथ लगाते हो
तो दोनों की रिएक्टिव पावर आपस में मिलकर कैंसिल आउट हो जाती है, जिसकी वजह से आपको केवल एक्टिव पावर मिलती है P। सही। तो सबसे अच्छा रीज़न यही है कि जब हम कैपेसिटेंस लगाते हैं तो कैपेसिटेंस का मेन टारगेट बस यही होता है कि वो पैसिव पावर को कम करके पावर फैक्टर को इम्प्रूव करे। और आप नहीं कभी भी प्योरली कैपेसिटिव लोड और प्योरली इंडक्टिव लोड आप कभी यूज़ नहीं करोगे, क्योंकि ये दोनों आपको पैसिव पावर देती हैं, और पैसिव पावर हर मशीन के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि पैसिव पावर आपकी अनयूजफुल पावर होती है जिसका आप यूज़ ही नहीं कर सकते, और वो मशीन्स के अंदर घूमती रहती है, लोड से सोर्स एंड सोर्स से लोड, कभी भी आप उसका यूज़ नहीं कर सकते। तो इसलिए उस पैसिव पावर को कम करने के लिए हम कैपेसिटेंस का यूज़ करते हैं। 100% तो रिमूव नहीं होती, कुछ ना कुछ परसेंट रहती है जिसे हम लीकेज कहते हैं, क्योंकि आज के टाइम पे कोई आइडल मशीन नहीं है कि आप सोच रहे हो कि 100% हमने कैपेसिटेंस बैंक लगा दिया तो 100% पावर रिएक्टिव पावर को कैंसिल आउट कर देगा, है ना। अब हम इसके आगे देखते हैं, ये साइनसोइडल वेवफॉर्म देखो, ये आपका नॉर्मली वी लोड है, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी थी वी 0 डिग्री एंगल, सही है। और ये आपकी करंट है, इसकी एंगल कितना था यहाँ प्लस के 90 डिग्री एंगल, ये प्लस आ जाएगा। तो यहाँ पे ये आपका जो वेवफॉर्म है ये आपकी है करंट, है ना, ये आपकी यहाँ पे आएगी करंट। तो प्लस न कि 90 डिग्री में ऊपर आ रहा है, तो यहाँ पे करंट ऊपर आएगी, सही। और वोल्टेज तो आपकी सेम टू सेम रहेगी, क्योंकि वोल्टेज का फेस एंगल 0 है, तो 0 से हो जाएगी। आप यहाँ पे फेस एंगल कोई सा भी ले लो, फेस एंगल आप यहाँ पे कुछ भी ले लीजिए, 0 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, लेकिन जब आप प्योरली कैपेसिटेंस लगाते हैं तो हमेशा लीडिंग ही करेगा, और प्योरली इंडक्टेंस लगाते हैं, लोड लगाते हैं तो वो लैगिंग करेगा। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा, तो यह तो यहाँ पे वोल्टेज के एंगल से हमें कोई मतलब नहीं है। वोल्टेज का एंगल 0 डिग्री ये कह रहा है कि वो 0 से स्टार्ट हो रहा है ना, सही। तो अब हम इसके आगे देखते हैं, अब क्या है, अब यहाँ पे हम देखेंगे वेवफॉर्म, दोनों की वेवफॉर्म देखेंगे। ये आपका वोल्टेज सोर्स आ जाएगा, वोल्टेज की वेवफॉर्म आ जाएगी, क्योंकि वोल्टेज की वेवफॉर्म कितनी है हमारी वी 0 डिग्री एंगल, है ना। तो हमारा एक्यूरेट 0 डिग्री से शुरू हुआ है, हमारा 0 डिग्री से शुरू हुआ है, ये हमारा π/2 में मैक्सिमम वैल्यू, पाई दिस इज द ये पॉइंट, 3π/2 माइनस की मैक्सिमम वैल्यू, और 2π दिस पॉइंट, सही। तो अब हम इसके बाद जब कैपेसिटेंस लगाते हैं तो हमें किस तरह की वेवफॉर्म मिलती है ये देख लेते हैं। ये आपका वीक हो गया, जब हम कैपेसिटेंस लगाते हैं तो ये वाली वेवफॉर्म मिलती है हमें, ध्यान से देखिएगा बच्चों। अब इसके अंदर आप देखना कि हमें पैसिव पावर कैसे मिलती है। जब आप 0 से π/2 की तरफ जाते हैं, सही है, तो ये भी प्लस है और जो करंट है ये भी प्लस है, तो यहाँ पे आपको हमेशा एक्टिव पावर मिलेगी P। जब आप π/2 से पाई की तरफ जाते हैं तो आपका वोल्टेज सोर्स का मैग्नीट्यूड प्लस है, करंट का मैग्नीट्यूड माइनस है, तो यहाँ पे जो पावर मिलेगी ये आपको मिलेगी पैसिव पावर Q। जब आप पाई से 3π/2 जाते हैं तो ये दोनों माइनस में है, सही है, तो यहाँ पे आपको पावर मिलेगी एक्टिव पावर P। जब आप 3π/2 से 2π जाते हैं तो करंट आपकी प्लस है, वोल्टेज आपका माइनस है, तो इस जगह पर आपको मिलेगा पैसिव पावर Q। तो ये पैसिव पावर जब लगी कंटिन्यूअस, यदि पैसिव पावर क्रिएट होती है तो ये मशीन्स के अंदर डिस्टर्बेंस को क्रिएट कर देती है। मीन्स हमें इन दोनों पैसिव पावर को हमें कम करना है। मीन्स इन दोनों पैसिव पावर को बच्चों, जो ये दो पैसिव पावर क्रिएट हो रही हैं, इन दोनों को हमें कम करना है। तो यहाँ पे आपको इंडक्टेंस आपको लगाना पड़ेगा, सही है। तो सबसे ज़्यादा परेशानी इसके अंदर यही आती है बच्चों, ये गलत हो गया, यहाँ पे ये वाली टर्म गलत हो गई है। यहाँ पे आप लिखना कैपेसिटिव, यहाँ पे आपका कैपेसिटिव आएगा। यहाँ पे ये धोखे से स्लाइड में कुछ गलत हो गया है कि इंडक्टिव लोड नहीं है, ये आपका कैपेसिटिव लोड है, तो यहाँ पे आप कैपेसिटिव लोड लिखना, सही है। यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे फिर से आएगा कि VI कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर कैपेसिटिव लोड, ये गलत है ना, ये टर्म पूरी गलत हो जाएगी यहाँ पे, इसका यूज़ ना करो, सही है। कैपेसिटिव लोड आएगा, ये वाला लोड। तो ये समझ में आ गया कि कैसे वेवफॉर्म क्रिएट होती है। तो जब आप कैपेसिटिव लोड यूज़ करते हो तो आपका π/2 से पाई तक और 3π/2 से 2π तक पैसिव पावर क्रिएट होती है। जब आप L लोड यूज़ करते हो तो 0 से π/2 और पाई से 3π/2 तक पैसिव पावर क्रिएट होती है। जब आप L और C दोनों लोड यूज़ करते हो साथ में विद R, L और C, सही है, तो वो मैंने पावर फैक्टर में बता दिया है। पावर फैक्टर में पूरे एक लेक्चर बनाया है मैंने,
तो इसके अंदर मैंने आपको दिखाया है कि कैपेसिटर से आप कैसे पावर फैक्टर को इम्प्रूव करते हो, तो वो चीज़ मैंने उसमें समझा दी है। तो यदि वो चीज़ आपको देखना है तो मेरे उस लेक्चर को देख सकते हैं आप सब। सही है, तो ये यहाँ पे क्लियर हुआ। इसके बाद ये आपकी आई की मैग्नीट्यूड हो गया। अब ये आपकी पावर आ गई बच्चों। अब आप देखना, जो एनर्जी होती है, जो पावर होती है, वो प्लस पावर हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं। माइनस पावर आपकी लॉसलेस होती है, मतलब लॉसेस से भरी होती है। माइनस पावर कभी भी मशीन में यूज़ नहीं होती। तो आप हमेशा ध्यान रखो इसमें, क्योंकि जब आप 0 से π/2 तक जाते हो, इस 0 से π/2, सही है, तो यहाँ पे आप देखना, यहाँ पे आप क्या देखते हो, जो वोल्टेज की वेव फॉर्म भी प्लस है, और जो यहाँ पे करंट है, करंट की वेव फॉर्म भी प्लस है। सही है, करंट, ये करंट आपका प्लस और वोल्टेज प्लस, जिसकी वजह से आपको पावर मिलेगी प्लस, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, P = VI। जब दोनों प्लस में होंगे तो आपको पावर प्लस में मिलेगी। अब यहाँ पे देखना, π/2 से पाई तक वोल्टेज आपका प्लस, करंट आपकी माइनस, ये करंट आपकी माइनस है ना, ये करंट आपकी माइनस है, तो आपकी पावर भी माइनस में मिलेगी। सही। अब पाई से 3π/2 तक देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो यहाँ पे क्या है, आपका जो वोल्टेज करंट है ये भी माइनस है, वोल्टेज भी माइनस है, तो पावर आपको प्लस में मिल जाएगी। अब 3π/2 से 2π तक देखिए, करंट आपकी प्लस है, बस वोल्टेज आपका माइनस है, तो पावर आपकी माइनस में मिलेगी, माइनस पावर। तो ये माइनस पावर जो है, माइनस पावर मशीन्स के अंदर काफ़ी लॉसेस क्रिएट करती है। तो हमारा मेन टारगेट ये होता है कि हम माइनस पावर को जनरेट ना होने दें। माइनस पावर को जनरेट कब नहीं होने दोगे, जब आपको ये वाली वेव फॉर्म को कैंसिल आउट करना पड़ेगा। मतलब कौन सी वेव फॉर्म को कैंसिल आउट करना पड़ेगा, कि जब ये तो आपका सेम है वोल्टेज सोर्स, ये तो सेम रहेगा, और ये वेव फॉर्म यहाँ से बहुत अच्छा 0 से π/2 तक एक्यूरेट है, बस π/2 से 3π/2 से पाई तक ये वेव फॉर्म आपको कैंसिल आउट करनी पड़ेगी। यदि ये वेव फॉर्म आप किसी न किसी तरह से कहीं ना कहीं यूज़ कर लें, तो आप यहाँ पे एक्ट पावर को अच्छी तरह से इम्प्रूव कर सकते हो। सही है, वो कैसे यूज़ करोगे, कि जब यहाँ पर हम L का यूज़ करें, C और L दोनों का यूज़ करें। सही है, तो वो मैंने पावर फैक्टर में समझा दिया है। तो ये प्रोसेस होता है कि कैपेसिटेंस का भी यही मकसद है, कि मैन रिएक्टिव कैपेसिटेंस का ये होता है कि जब आप प्योरली इंडक्टिव और प्योरली कैपेसिटिव दोनों सर्किट का यूज़ करते हो, तो वो आपको जो होती हैं केवल रिएक्टिव पावर देती हैं। सही है, तो इसलिए हमें केवल कैपेसिटेंस लोड हम इसलिए पढ़ते हैं कि हमें ये पता चल जाता है कि रिएक्टिव पावर कैसे जनरेट होती है कैपेसिटेंस से, वो आपने इसमें देख लिया होगा। और आगे पावर फैक्टर को इम्प्रूवमेंट करने के लिए हम कैपेसिटेंस का यूज़ करते हैं, कैपेसिटिव बैंक का यूज़ करते हैं, वो मैंने पावर फैक्टर में अच्छी तरह से समझा दिया है। अब बच्चों ये लेक्चर यहीं पे हम ख़त्म करते हैं, और यदि कोई सा भी कुछ प्रॉब्लम हो, बच्चों को किसी चीज़ की भी कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो बच्चों आप मुझसे क्वेश्चन पूछ लेना। मेरे यूट्यूब चैनल पे लाइक करके उस पर कमेंट कर देना, मैं उसका आंसर आपको बता दूंगा। सही है, और इलेक्ट्रिकल का यदि कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, तो वो टॉपिक आप लिख दीजिएगा, जिससे मैं उसका वीडियो लेक्चर आपको अच्छी तरह से बना के दे सकूँ और अच्छी तरह से समझा सकूँ। सही है, आप सब बच्चों अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ आशीष गुप्ता, एंड आज हम बच्चों एक लेक्चर शुरू करने वाले हैं पावर फैक्टर के ऊपर। तो आज का टॉपिक है आपका पावर फैक्टर